हेलो एवरीवन। आज की कहानी है बिन माँ की बच्ची। कहानी अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और प्यार भरी कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें। बिन माँ की बच्ची थी कविता। पिताजी ने भी जब आखिरी सांस ली वो सिर्फ 9 साल की थी। मरने से पहले पिताजी नन्ही कविता को अपनी बहन सरला को सौंप गए थे। बुआ थोड़ी सख्त मिजाज की थी, लेकिन कभी कविता के साथ अन्याय या पराया व्यवहार नहीं किया। बुआ जी के भी अपने 2 बच्चे थे, कृष्णा और चंचल। तीनों बच्चों की परवरिश एक जैसी ही की थी उन्होंने। बस कविता को पढ़ाई लिखाई में रुचि नहीं थी, इसलिए उन्होंने उसे हुनर सिखाया, जैसे सिलाई कढ़ाई वगैरह। कविता तीनों में सबसे बड़ी थी। कृष्णा और चंचल हमेशा उसको अपनी सगी दीदी जैसा मानते थे। आज कविता के लिए लड़के वाले आने वाले थे। सब तैयारियों में लगे थे। लड़के वाले पहुंच गए वक्त पर। लड़का इंजीनियर था। घर परिवार सब अच्छा था, सबको पसंद आया। कविता तो आनंद को पहली ही नजर में अपना दिल दे बैठी। मेहमान खाना खा के चले गए। बुआ ने कविता को पास बुलाया और कहा, कविता बेटा, ऐसा नहीं है कि तुम हम पर बोझ हो। हमने हमेशा तुमको अपनी बेटी जैसे ही रखा है। भैया ने जब तुमको हमें सौंपा था तब उनकी भी यही आखिरी ख्वाहिश थी कि बेटा तुम्हारी शादी धूमधाम से करे। अगर मन में कोई भी बात हो तो कह सकती हो। क्या आनंद तुम्हें पसंद आया? कविता बुआ को किसी प्रकार की परेशानी नहीं देना चाहती थी, इसलिए मुस्कुराकर हाँ कह दी और रिश्ता तय हो गया। सब बहुत खुश थे शादी से, खासकर कविता। उसको आनंद को देखते ही उससे प्यार हो गया था। सपने सजाने लगी थी। आज उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके सपनों का राजकुमार मिल गया हो उसे। लेकिन जनाब, ये सपनों की दुनिया नहीं है, ये असली जिंदगी है। आज कविता की सुहागरात थी, लेकिन उसे पता चला कि आनंद को किसी वर्क इमरजेंसी में बुलाया गया है। वो काम करके दूसरे शहर में शिफ्ट हो गया है, लेकिन शादी के लिए छुट्टियां ले रखी थी। सॉरी, मुझे अभी निकलना पड़ेगा, आनंद ने सामान पैक करते हुए कविता से कहा। यह सुनकर कविता को दुख तो बहुत हुआ, मगर क्या कर सकते हैं, काम भी जरूरी है। उसने आनंद को खुशी खुशी विदा किया। हफ्ते बीत गए, आनंद लौटा नहीं। सास ससुर को माता पिता मानकर उनकी सेवा करने लगी। वो दोनों भी कविता को बहुत लाड करते। उनको समझते देर नहीं लगी कि कविता उदास है। उन्होंने तुरंत आनंद के ऑफिस वाले नंबर पर फोन किया और उसे बुलवाया। अगले दिन आनंद दरवाजे पर था। ये क्या बेटा, नई नवेली बहू को छोड़कर तू जैसे गायब ही हो गया है। देख आनंद, ऐसे नहीं चलेगा, माँ ने डांट लगाते हुए आनंद से कहा। बेटा तू एक काम कर, बहू को भी अपने साथ ले जा, साथ में रहना दोनों जन। हम अभी ठीक हैं, अपना ध्यान रख लेंगे। आनंद शांत था। बस अगले ही दिन दोनों निकल पड़े नए शहर के लिए। कविता तो फूल ही नहीं समा रही थी। उसकी शादीशुदा जिंदगी का नया सफर शुरू होने जा रहा था। घर पहुंचकर आनंद सीधा अपने रूम पहुंचा और कविता को किचन दिखाकर सोने चला गया। कविता ने इन सब बातों को हमेशा हल्के में लिया था कि आनंद का व्यवहार कुछ अजीब है, लेकिन वो सोचती थी कि शायद उनके काम की वजह से ऐसा होगा। वो तो बस अपने नए घर को घूम घूम कर देखने लगी। अचानक आनंद तैयार होकर रूम से बाहर आया और बोला कि मुझे अभी जाना होगा, तुम देख लो, कुछ जरूरत हो तो फोन करना। जी मगर मैं अकेले यहाँ, आपका जाना जरूरी है क्या? कविता ने उदास स्वर में कहा। हाँ कहकर आनंद निकल गया। कविता समझ नहीं पा रही थी कि आखिर समस्या क्या है। उसने आनंद को खुश करने के लिए सासू जी से पूछकर उसकी पसंद का खाना बनाया और अपने कमरे को अच्छे से सजाया। सोचा कि आनंद का मूड ये सब देख के अच्छा हो जाएगा। रात काफी हो चुकी थी। आनंद अब तक लौटा नहीं और ना ही उसने कविता के एक भी फोन कॉल का जवाब दिया था। कविता को चिंता होने लगी। अचानक से डोरबेल बजी। उसने दरवाजा खोला तो सामने आनंद खड़ा था, वो भी नशे में धुत। कविता ने उसे उसके लड़खड़ाते कदमों को सहारा देना चाहा तो आनंद ने उसे धक्का मार दिया। हटो यहाँ से, तुम मेरे करीब मत आया करो, आनंद ने नशे में कहा। आप चलिए कमरे में, आइए मेरे साथ। कविता ने हाथ पकड़ने की कोशिश की। मैंने कहा ना दूर हटो, वो मेरा कमरा है, सिर्फ मेरा। तुम खुद को मुझ पर बीवी होने का हक ना जताया करो। तुम मेरी बीवी नहीं हो, समझी? आनंद ने लड़खड़ाती जबान से कहा।
उसने आगे जो कहा वो सुनकर तो कविता के पैरों तले की जमीन ही खिसक गई। आनंद ने आगे कहा, मेरे माँ बाप जब देखो तब शादी की रट लगा के बैठे थे। मुझे कोई शादी वादी नहीं करनी थी। तुम एक अनाथ लड़की हो ये सोचकर हाँ कर दी मैंने। सोचा था मेरे माँ बाप को बहू मिल जाएगी और तुम भी वहीं पड़ी रहोगे, लेकिन तुम तो मेरे पीछे ही पड़ गई हो, मेरे साथ यहाँ तक आ गई हो। तुम जैसी गंवार से कौन शादी करेगा। कविता की एक ही झटके में दुनिया बदल गई। वो अब समझ चुकी थी कि क्या और कैसे सब हो रहा था। आनंद सो चुका था। सुबह जब नींद खुली तो बुआ का फोन आया, कविता बेटा तेरे ससुराल में फोन किया था, उन्होंने बताया कि तू जमाई जी के साथ उनके घर में चली गई है। सुनकर अच्छा लगा, तू अच्छी तो है ना। कविता ने अपने आप को बहुत मुश्किल से रोक रखा था। मन किया कि रात वाली बात बुआ को फूट फूट कर बता दे, लेकिन खुद को संभालते हुए बोली, जी बुआ, आनंद जी बहुत अच्छे हैं, वो मुझे बहुत खुश रखते हैं, आप मेरी चिंता मत करना। और बात खत्म कर दी। उनकी बातें सुनकर आनंद की भी नींद खुल गई। उसने जैसे ही अपना फोन कविता के हाथ में देखा, लपक कर छीन लिया और आंखें दिखाकर बोला कि मेरे फोन या मेरी किसी भी चीज को हाथ मत लगाना, समझी। आनंद और कविता एक ही घर में दो अजनबियों की तरह रहने लगे थे। कविता के लिए तो किसी बुरे और भयंकर सपने से कम नहीं था। आनंद अपना नाश्ता खुद बनाकर खाकर ऑफिस निकल जाता और शाम को अक्सर वो शराब पी कर आता और सो जाता। न कविता से बात करता और न ही उसका हालचाल पूछता, और यदि कविता कोशिश करती बात करने की तो आनंद चिढ़ जाता। एक दिन आनंद अपना फोन चार्ज पे लगाकर नहाने चला गया। अचानक किसी का फोन आया। कविता करती भी क्या, पर फोन बार बार बज रहा था, तो उसने सोचा कहीं कोई ज़रूरी फ़ोन ना हो। उस नंबर पर माई लव लिखा था। उसने वो फ़ोन उठा लिया। कोई लड़की थी फ़ोन पे। बोली, हेलो जान, फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे थे? और वो तुम्हारे घर पे जो काम वाली है वो तुम पर ज़्यादा डोरे तो नहीं डालती ना? वो कुछ बोल पाती इससे पहले ही आनंद ने फ़ोन छीन लिया और एक जोर का थप्पड़ जड़ दिया कविता को। तुमको बोला था ना मुझसे मेरी चीज़ों से दूर रहो, समझ नहीं आता क्या तुमको? कविता वहां से चली गई और रोने लगी। कविता ने इसे अपनी नियति मान ली थी। जिस इंसान को पहली नज़र में ही दिल दे बैठी थी वो इंसान ही कुछ और है। उसे पता चला कि वो फ़ोन जिसने किया था वो किसी काव्या नाम की लड़की है जो आनंद के ही ऑफिस में काम करती है। आनंद और उस लड़की का चक्कर बहुत दिनों से है। वो इस उम्मीद से जी रही थी कि कभी ना कभी आनंद उसके पास आएगा और उसे भी प्यार का एहसास होगा। लेकिन आज काव्या के बारे में जानने के बाद वो इकलौती उम्मीद भी टूट गई। वो पूरी तरह से टूट चुकी थी, लेकिन किसी को अपना दुख नहीं बताती थी। एक रात को आनंद जब घर आया तो उसने बहुत ज्यादा शराब पी हुई थी। इतने नशे में था कि कुर्सी पे ही सो गया। कविता अपने पति को ऐसी हालत में कैसे छोड़ सकती थी? उसने जैसे तैसे करके आनंद को उठाया और बिस्तर में ले गई। उसने आनंद के जूते निकाले और हाथों को सीधा करते हुए उसके ऊपर जा गिरी। पहली बार कविता अपने पति को इतने करीब से देख रही थी। आनंद ने आंखें खोली तो देखा कि कविता उसके करीब थी, पर उसे तो नशे में काव्या का चेहरा दिख रहा था। वो कविता को काव्या समझने लगा। कविता डर गई और वो उठने लगी तो आनंद ने उसका हाथ पकड़ लिया और अपने बिस्तर पे गिरा दिया। वो सहम गई, मगर करती भी क्या? नशे में धुत आनंद कविता को इस तरह अपने इतने करीब देखकर अपनी हवस को कैसे छोड़ सकता था? बेचारी कविता न चीख सकती थी ना ही चिल्ला सकती थी। सुबह जब आनंद की नींद खुली तो कविता को अपने बिस्तर में इस स्थिति में देखकर गुस्से से चिल्लाने लगा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बिस्तर में आने की? अपनी जगह भूल गई हो क्या तुम? कहते हुए उसने कविता को धक्के मार के कमरे से बाहर निकाल दिया। वो वैसे ही सदमे में थी। ऊपर से आनंद का ये रूप देखकर वो और डर गई। कैसे बताऊं कि कल रात क्या हुआ था? वो मन में बोली। रो रो के उसका बुरा हाल था। ऊपर से आनंद भी अब उस पे और ज्यादा गुस्सा करता। दिन भी बीतने लगे। फिर कुछ दिनों के बाद एक दिन दोपहर को कविता घर पे अकेली थी तो दरवाजे पे कोई था। उसने जैसे ही दरवाजा खोला वो हक्की बक्की रह गई। फ्रेंड्स, बाकी की कहानी अगले भाग में देखें, और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो
लाइक करें, शेयर करें और प्यार भरी कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें।